किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खाद्य नियामक FSSAI की CEO जी कमला वर्धन राव ने उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्यों से अंतर मंत्रालय पैनल गठित करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को सौंपेंगे लखपति दीदी का प्रमाण पत्र और करेंगे उनसे संवाद। देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है और जल्द ही 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर केंद्र सरकार कर रही है कार्य। सुंदर एवं सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत गुलदाउदी फूल, अब आप भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए कृषि विभाग आपको इसकी उन्नत किस्म के बीज भी सही मूल्यों पर कराए जा रहे हैं उपलब्ध। पंजाब बहार गुलदाउदी किस्म के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले NCC बीजों से किसान पा सकते हैं बेहतर सुगंधित फूल। और अब समाचार विस्तार से। FSSAI ने कीटनाशकों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाने की जरूरत पर बल दिया है। कहा कि उपभोक्ताओं को सुनिश्चित भोजन उपलब्ध कराने के लिए कीटनाशकों के उपयोग को कम करने के लिए राज्यों से अंतर मंत्रालय पैनल गठित करना महत्वपूर्ण है। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली महत्वाकांक्षी योजना लखपति दीदी की संख्या देश भर में लगातार बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को लाल किले की प्राचीन इमारत से संबोधित करते हुए महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। देश भर में लखपति दीदियों की संख्या 1 करोड़ के पार हो गई है और जल्द ही 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना पर केंद्र सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख महिलाओं को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र सौंपेंगे और उनसे संवाद भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 2,500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी करेंगे, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ मिलेगा। पीएम मोदी 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी करेंगे, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को फायदा होगा। जलगांव में होने वाले इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख महिला जुटेंगी और वर्चुअल माध्यम से करीब 1 करोड़ महिलाएं भी जुड़ेंगी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा कमाती हैं। इन लखपति दीदियों ने न सिर्फ अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला है, बल्कि वे बाकी समाज के लिए भी आदर्श बन रही हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य अगले 3 सालों में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदियों को प्रतीकात्मक रूप से वहां प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। जलगांव के कार्यक्रम में लगभग 1 लाख दीदियां सम्मिलित होंगी, इसकी संभावना है। लेकिन अलग अलग क्लस्टर लेवल पर पूरे देश में 30,000 स्थानों पर लखपति दीदियां एकत्रित होंगी। लगभग 1.5 करोड़ दीदियां अलग अलग 30,000 स्थानों पर एकत्रित होंगी
और प्रधानमंत्री जी से जुड़ेंगी, इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। सरकार लखपति दीदी योजना के तहत पात्र महिलाओं को ब्याज मुक्त 1 से 5 लाख रुपए तक का ऋण देती हैं, जिससे वे स्वरोजगार शुरू कर सकें। आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं को जोड़ने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पिछले 100 दिनों में 11 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था, जबकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदियां बन चुकी हैं। फरवरी 2024 को बजट भाषण में केंद्र सरकार ने 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। इस योजना में महिलाओं को किफायती बीमा कवरेज का लाभ मिलता है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहता है। लखपति दीदी योजना में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो महिलाओं को आत्मविश्वास देती हैं। जलगांव से शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं सुंदर एवं सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत गुलदाउदी फूल, अब आप भी इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए कृषि विभाग आपको इसकी उन्नत किस्म के बीज भी सही मूल्यों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो फिर देर न करते हुए आप भी अपने बागीचे या खेत में गुलदाउदी फूल उगाएं, और वो भी पंजाब बहार गुलदाउदी किस्म के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले एनसीसी बीज ऑर्डर करें और पाएं सुगंधित फूल। गुलदाउदी की कई ऐसी किस्में हैं जिनके किसान खेती कर सकते हैं। फूल देने वाली गुलदाउदी की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है। भारत में गुलदाउदी की खेती व्यापारिक तौर पर की जाती है। इसके फूलों का इस्तेमाल मुख्य रूप से पार्टी की सजावट, धार्मिक चढ़ावे और माला बनाने के लिए किया जाता है। यह जड़ी बूटी का सदाबहार पौधा है जो कि 50 से 150 सेंटीमीटर तक ऊंचा जाता है। गुलदाउदी की खेती व्यावसायिक तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में ज्यादा की जाती है। गुलदाउदी कई आकारों और रंगों में आती है। साधारण डेजी जैसे फूलों से लेकर कई परतों वाली फैंसी फूलों तक। आप उन्हें सफेद, पीले, नारंगी, लाल, गुलाबी, बैंगनी और यहाँ तक कि हरे रंग में भी पा सकते हैं। कुछ में एक ही फूल पर 1 से अधिक रंग होते हैं। लोग बगीचों में गुलदाउदी उगाना पसंद करते हैं क्योंकि वे सख्त होते हैं और विभिन्न मौसमों में भी जीवित रह सकते हैं। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ विकास करने के लिए सूरज की रोशनी और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में व्यावसायिक रूप से खेती किए जाने वाले 5 फूलों में से एक है। इस फूल का उपयोग माला बनाने के लिए, खुले फूलों के लिए, वेनी में लगाने, गुलदस्ते में सजाने एवं प्रदर्शनी के लिए तथा बागीचा सजाने में इस्तेमाल करते हैं। गुलदाउदी फूल की खासियत, वृद्धि आधार पर। वार्षिक गुलदाउदी, इसकी 3 जातियां हैं: क्राइसेनियम केरिनेटम, क्राइसेंथिमम कोरोनेरियम एवं क्राइसेंथिमम सेजिटिम। इसके पौधे लंबे एवं एक हरे फूलने वाले होते हैं। बहुवार्षिक गुलदाउदी, इसकी भी 3 प्रजातियां होती हैं, जो कि क्राइसेंथिमम मैक्सिमम, क्राइसेंथिमम फ्रूटिसेंस एवं क्राइसेंथिमम मेरीफोलियम है। इसमें बहुत ही आकर्षक एक हरे, लगभग दोहरे फूल विभिन्न रंगों एवं आकारों में खिलते हैं। फूल के आकार के आधार पर गुलदाउदी की प्रजातियों को 2 समूहों में बांटा गया है, जिसमें बड़े फूल एवं छोटे फूल वाली गुलदाउदी होते हैं। गुलदाउदी फूल की किस्में: बड़े फूल वाली किस्में कस्तूरबा गांधी सफेद, चंद्रमा पीला, महात्मा गांधी बैंगनी, मीरा ताम्र एवं अरुण लाल। छोटे फूल वाले किस्में शरद मुक्ता, शरद तनाका, शरद माला सफेद, शरद बहार, शरद प्रभा बैंगनी, राखी, अरुण श्रृंगार, सुहाग श्रृंगार लाल। फूल की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर मलाथियान दवा की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। पाउडरी मिल्ड्यू एवं उकठा जैसी बीमारियों के लिए केरिंथान दवा 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़के और काली धब्बे वाली पत्तियों को रोकने हेतु डाइथेन M45 3 ग्राम लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव समय समय पर करना चाहिए। वहीं गबरौल एवं बग्स बरसात के समय काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके रोकथाम के लिए फालिडोल या इंडोसल्फान दवा 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। बीमारी रोधी किस्में बांडहाल, व्हाइट हेरिको इत्यादि को भी लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संगीता अग्रवाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए तेंदुपत्ता सोने से कम नहीं है। वे तपती धूप में कड़ी मेहनत कर इस हरे सोने का संग्रह करते हैं और इसके एवज में मिलने वाली पारिश्रमिक से कई जरूरतों की पूर्ति करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट।
हरा सोना बेचकर मालामाल हो रहे हैं छत्तीसगढ़ के ग्रामीण। आदिवासियों और ग्रामीणों की जिंदगी में हरा सोना ला रहा है खुशियाँ। हरा सोना बदल रहा है वनवासियों का जीवन। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वनवासियों के आमदनी का मुख्य जरिया बन चुका है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ते के प्रति मानक बोरे में हुई 1500 रुपए की बढ़ोतरी। तेंदुपत्ता संग्रहण की दर बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की गई। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हैं 12 लाख से अधिक ग्रामीण। तपती धूप में कड़ी मेहनत कर हरे सोने का संग्रहण करते हैं वनवासी। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों की जिंदगी में हरा सोना खुशियाँ ला रहा है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। वन्य क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और ग्रामीणों की जिंदगी में हरा सोना खुशियां ला रहा है। तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य जरिया बन चुका है। छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता की पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे कई राज्यों में अच्छी मांग है। राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार के समय तेंदुपत्ता के एवज में 4000 रुपए प्रति मानक बोरा मिलता था, जो अब भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार में 5500 रुपए की दर पर दिया जा रहा है। जो गरीबों के लिए तेंदुपत्ता हरा सोना कहलाता है, उसका कीमत 4000 रुपया प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 5500 मानक बोरा किए हैं और उनका एक एक पत्ता खरीदे हैं। छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ते की विदेशों में भी मांग बढ़ रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे कई मुल्कों में भारत से तेंदुपत्ता भेजा जा रहा है। मौजूदा समय में तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य स्रोत बन चुका है। पहले जहां वनवासी बेरोजगार रहते थे, वहीं अब इसी तेंदुपत्ता यानी हरा सोना का संग्रहण उन्हें भरपूर पारिश्रमिक देता है। सीजन 2024 में बस्तर के 36,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को 12 करोड़ रुपए से ज्यादा पारिश्रमिक राशि का भुगतान हुआ है। तेंदुपत्ता माँ सब तोड़े अभी जो मिले ना ये साल सबसे ज्यादा रेट में। धन्यवाद, हमारे पत्ता का रेट बढ़ा है। गौरतलब है कि तेंदुपत्ता की खेती में छत्तीसगढ़ राज्य को अव्वल माना जाता है और इस पत्ते का सबसे ज्यादा उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। तेंदुपत्ता ग्रामीणों की आमदनी का मुख्य जरिया बन चुका है। यही वजह है कि इस बढ़ती मांग को लेकर सरकार ने आदिवासियों की जरूरतों का खास ख्याल रखा है। वनांचल में रहने वाले ग्रामीणों को तेंदुपत्ता के प्रति मानक बोरों की दर से वृद्धि खुशियां जगा दी है। सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। बिहार सरकार ने बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। राज्य में कई गांव ऐसे हैं जहां जमीन सर्वे करीब 100 साल पहले हुआ था। समझा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से कोर्ट में जमीन से जुड़े विवाद में कमी आएगी। देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार में जमीन का हिसाब किताब अब नए सिरे से हो रहा है। बिहार के 445 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू। बिहार के 45,862 गांवों में जमीन का विशेष सर्वेक्षण किया जा रहा है। बिहार से बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। ग्राम सभाओं में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सर्वे के बारे में आम लोगों को दे रहे हैं जानकारी। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम शुरू कर दिया है। इसके लिए लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी होगी। इसके साथ ही अपने दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे। ये काम आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। इसे लेकर ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक में तैयारियां की जा रही हैं। पटना जिले में भी 1323 राजस्व गांवों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत जमीन सर्वे किया जा रहा है। जमीन सर्वे बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की और इससे लोगों को फायदा होगा। जो जमींदार हैं, किसान हैं, उनको स्वामित्व मिलेगा और जो झंझट है वो भी झंझट मिटेगा। इस बाबत पटना जिले के 8 अंचलों की पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जमीन सर्वे के पहले दौर में लोगों को अपनी जमीन की स्व घोषणा करनी है। राज्य में पहला जमीन सर्वेक्षण 1890 में शुरू हुआ था, लेकिन ये 100 सालों में भी पूरा नहीं हो सका। 1990 में दूसरी बार इसकी शुरुआत हुई थी। अब फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे शुरू किया है।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सर्वे का काम हर हाल में 2025 से पहले पूरा कर लेना है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। जमीन सर्वे प्रारंभ होने से ये सुविधा मिलेगी कि कागजों में पारदर्शिता आएगी। मतलब किसके नाम से ज़मीन है, कहाँ अवस्थित है। तो जब वो सारे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो सब कुछ पता चलेगा, लोगों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और ये एक तरह से बैंक खाते की तरह पारदर्शी हो जाएगा। जैसे बैंक में हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसको हम देख सकते हैं, उसी तरह से कौन किसको बेच रहा है, कब बेचा है, सब कुछ पारदर्शी रूप से दिखेगा। बहुत सारे लोग ज़मीन का खरीद कर चुके हैं लंबे समय से, उनका नया नक्शा नहीं बन पाया है। अब नया नक्शा के साथ नया प्लॉट, नया खाता के साथ उनका नया खतियान बन जाएगा, जिससे जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, आपसी रंजिश जो उत्पन्न हो रहा है आपस में, उसमें सहूलियत मिलेगा और एक क्लिक में अपना ज़मीन का सारा डाटा मोबाइल से, कंप्यूटर से घर बैठे देख सकते हैं। जमीन सर्वे में लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सरकार ने पूरा इंतजाम किया है। सर्वे के लिए रैयतों और भूमि धारकों को अपनी जमीन का स्वघोषणा और वंशावली का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसे जमा करने के लिए अंचल में भी शिविर लगाए गए हैं। बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है और जिसका प्रमुख उद्देश्य है जमीन के रिकॉर्ड, जिसमें कि खतियान और नक्शा, इन दोनों को अद्यतन किया जाना है, आज की ज़मीनी हकीकत के अनुरूप किया जाना है। इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका आम लोगों की है वो प्रारंभ में है, क्योंकि प्रारंभ में इसकी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए लोगों को स्वघोषणा समर्पित करनी है। यानी सभी लोगों को अपने द्वारा धारित ज़मीन जो उनके पास है उसके बारे में सेल्फ डिक्लेयर करना है कि ये हमारी ज़मीन है और ये किस प्रकार से हमको मिली है और उसके दस्तावेज क्या हैं। बिहार में जमीन सर्वे कराकर सरकार जमीन के रिकॉर्ड को और अधिक पारदर्शी बनाना चाहती है। जमीन से जुड़े विवाद अब बढ़ने लगे हैं, लिहाजा इस सर्वे से ये विवाद भी कम होंगे। बिहार सरकार ने जमीन सर्वे का काम 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। सरकार का मानना है कि ये जमीन का सर्वे होने के बाद कोर्ट में चल रहे कई मामले जो जमीन विवाद से जुड़े हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे और इसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। कैमरामैन जय कुमार के साथ डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। देश की ज्यादातर मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक शुक्रवार को देश की अलग अलग मंडियों में बाजरे के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2245 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में 20 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2225 रुपए हो गया। इसी कर्नाटक की लिंग सुगूर मंडी में भी इस दौरान बाजरे के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 22 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2600 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 150 रुपए टूटकर 2450 रुपए हो गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में 22 अगस्त को बाजरे का भाव रहा 2210 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 40 रुपए की बढ़त के बाद 2250 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बहजोई मंडी में 23 अगस्त को बाजरे का भाव 50 रुपए की नरमी के बाद 2300 रुपए से 2250 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की फतेहाबाद मंडी में इस दौरान बाजरे की खरीद स्थिर भाव पर हुई। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अगस्त को बाजरा बिना किसी बदलाव के 2500 रुपए पर बिका। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95,31,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114,31,000 टन रही थी। बता दें कि इस साल खरीफ सीजन में देश के ज्यादातर हिस्सों में बाजरे की बुआई बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय के 12 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई 65,69,000 हेक्टेयर हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 68,81,000 हेक्टेयर में हुई थी। शुक्रवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ।
फिलहाल कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 अगस्त को प्याज का भाव रहा 3,750 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद प्याज का भाव 3,700 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 22 और 23 अगस्त को प्याज के भाव 2,750 रुपए पर टिके रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 22 अगस्त को प्याज का भाव रहा 3,220 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 20 रुपए बढ़कर 3,240 रुपए हो गया। इसी तरह राज्य की ही मुरादाबाद मंडी में 22 अगस्त को प्याज की खरीद 3,230 रुपए पर हुई। 23 अगस्त को यहां इसका भाव 30 रुपए उछलकर 3,260 रुपए हो गया। साथ ही पंजाब की लुधियाना मंडी में 23 अगस्त को प्याज का कारोबार 3,000 रुपए पर हुआ, जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में शुक्रवार को प्याज 3,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। 22-23 में घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागबानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम हुई है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन थी। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आंध्र प्रदेश के किसान मक्के की फसल को फॉल आर्मी वर्म से बचाने के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही 40 दिन पहले बोई गई रागी की फसल में यूरिया की पहली खुराक डाल लें। साथ ही यहां के किसान सभी दलहन फसलों को चूसक कीटों से बचाने के उपाय भी कर लें। आंध्र प्रदेश के किसान कपास को चूसक कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे कर लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक के किसान मूंग की पकी फसलों की तुड़ाई कर लें। साथ ही यहां मूंग और उड़द को रथुआ रोग से बचाने के लिए हेक्साकोनाजोल का छिड़काव कर लें। कर्नाटक में ही किसान अरहर की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। यहां बैंगन को फल छेदक कीट से बचाने के लिए फेरोमोन जाल लगा लें। कर्नाटक में इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। यहां सूरजमुखी को कैटरपिलर से बचाने के लिए किसान जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में इस समय मक्का, लोबिया और ज्वार की बुवाई की जा सकती है। तमिलनाडु में किसान गन्ने की फसल को मीलीबग के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर लें। तमिलनाडु में ही कपास की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही यहां टमाटर के पौधों का रोपण किया जा सकता है। तमिलनाडु में किसान आलू को लीफ माइनर के संक्रमण से बचाने के उपाय कर लें। साथ ही यहां के किसान अदरक को सड़न रोग से बचाने के उपाय भी कर लें। तमिलनाडु में किसान गाजर को सूक्ष्म कृमि से बचाने के लिए नीम की खली का इस्तेमाल करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है।
इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान यूक्रेन रूस संघर्ष के समाधान के बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका के पेंटागन में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन के साथ द्विपक्षीय बैठक में दोनों देशों के बीच मौजूदा रक्षा सहयोग को और गहरा करने पर जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और हरित बदलाव एवं जलवायु कार्रवाई के लिए द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाया है। भाजपा इस गठबंधन को लेकर देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विरोध दर्ज करा रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस देश विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।